तो स्वागत है सभी भाई एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बुक में। और आज हम फिर नए अध्याय के साथ NCERT 6 क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो है आरंभिक नगर के साथ आप सबों के बीच आ गए। इससे पहले ज्योग्राफी 6 क्लास का पूरा चैप्टर हो चुका है। हिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर हम लेके स्टार्ट किए। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में मुख्य रूप से। तो प्रारंभ करते हैं। तो पहला है पुराने भवन का संरक्षण है। इसमें देखिए क्या कहता है कि जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो। ठीक है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का लगाव इतना क्यों हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज का धरोहर है, हमारे सांस्कृतिक का इतिहास है। ठीक है, वो इतिहास है हमारे देश का, इसीलिए क्या होता है कि वो हमारे लिए अनमोल हो जाता है। अब देखिए हड़प्पा की कहानी, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो हड़प्पा में क्या कहता है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। और लगभग 150 साल पहले जब पंजाब प्रांत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। ठीक है, इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। अब देख लीजिए कि कोई इमारत बनी हुई है, ठीक है, अब उनसे क्या करेंगे कि ईंटें हम उखाड़ के लेके चल जाएंगे तो वो क्या होगा, ईंटें, अब वो भवन क्या होगा, ढह जाएगा। तो वही रहा जो हमारे हड़प्पा जो है हमारा क्या था, ऐतिहासिक भवन में था, ऐतिहासिक नगर में था। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनमोल धरोहर था। इसका खोज 1921 में किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले भी थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों को, इमारतें, जितने भी चीज मिले हैं, इमारत मिले हो या पुरास्थल मिले हो, उन्हें क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। ठीक है, और शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे एक प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जी बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। वो हमारे अनमोल धरोहर है, ऐतिहासिक स्रोत है, उनसे हमें जानकारी मिलती है, उनसे हमारे देश को जाना जाता है। अब देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो देखिए इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यानी कि देख लीजिए कि ये मान के चलिए ये एक क्षेत्र है, इसका ये हो गया पश्चिमी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, ठीक है, लेकिन ये ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, क्या था? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। यानी पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था निचले इलाके में था। साधारण समझ लीजिए कि बाढ़ आने की संभावना वहां ज्यादा होती होगी। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की 4 दीवारियां, ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो है कि मतलब चारों तरफ, इनके चारों तरफ जो दीवारियां होगी, ठीक है, पक्की ईंटों की बनाई गई थी, जिससे अभी हम अपना घर बनाते हैं। इसकी ईंटों इतने अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। ठीक है,
उनके लिए देखिए क्या करते थे, कुछ कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, पानी का कुएं से निकाला जाता था भरने के लिए। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये कुएं से पानी कहाँ भर दिया जा करता था, यहाँ स्नानागार में। और इसमें जो है इनके मुताबिक कहा गया कि विशिष्ट नागरिक यानी विशेष व्यक्ति, ठीक है, और विशेष अवसर पे कोई खास व्यक्ति खास समय पर वहां पर स्नान किया करते थे स्नानागार में। ठीक है, और ये कहाँ है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही तालाब बनाया गया, स्नानागार मिला, फिर उसको प्लास्टर उसका पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल चढ़ाया गया। यह सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाया था। चारों ओर कमरे बनाया गया था। इसमें कुएं से पानी भरा जाता था और नहाने के बाद उसको खाली कर दिया जाता था। इसमें विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। उसके बाद देखो कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। उसके बाद देखो कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, अब अग्निकुंड मिले हैं तो साधारण सा बात है कि पहले क्या होता था, ऋषि मुनि अग्निकुंड तभी बनाते थे जब उन्हें यज्ञ करना होता होगा। तो अग्निकुंड मिले हैं तो वो यज्ञ किए जाने की प्रबल संभावना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो ये इनका मानचित्र है। ठीक है, देख लो यहाँ पर सेतका को हो गया, चुहंदरो हो गया, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, गंभीरी वाला, कालीबंगा, राखी गढ़ी, हड़प्पा, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम। अभी चिनाब नदी पे जो है सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है। फिर ये हो गया लोथल का इलाका। उसके बाद देख लो यही है वो महान स्नानागार। इनके चारों तरफ सीढ़ी बनाई गई है। ठीक है, इसमें कुएं के द्वारा पानी भरा जाता था, निकाला जाता था, जिसमें कि विशेष व्यक्ति विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। उसके बाद है भवन, नाले और सड़कें। अब नगर बनी है तो उसके अंदर जो है भवन, नाले और सड़कें भी बनाई जाएंगी। तो इन नगरों के घरों पर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ठीक है, ये जो नगर है इनके घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, जो कि अभी भी देखने को मिलता है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नलियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों में ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों से तुम्हें क्या अंतर दिखाई पड़ता है? कोई 2 अंतर बताओ। ठीक है, अंतर देखेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते थोड़ा सा MCQ। ठीक है, तो इसमें क्या था, यहाँ से इसका MCQ स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसमें देखो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ। तो पहला परिणाम था कि हड़प्पा नगरों के लोगों ने नगर छोड़ दिया। मुहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। ये हो गया। ऑप्शन भी देख लो इसका सभी। उसके बाद हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में तांबा जो है
राजस्थान से प्राप्त होता था टीन, अफगानिस्तान से सोना, अभी भी कर्नाटक में मिल जाता है। हड़प्पाई सभ्यता के अंत में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई? अटकलें यह था कि नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, योजनाबद्ध नगर निर्माण मिला है, पकाए गए ईंटों का प्रयोग मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है एक फैक्ट है। ये क्वेश्चन जो है आपको फैक्ट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और ये कोई आम बुक नहीं है, ये एयुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। ये उस तरह का क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में 2021, 22 या 2014, 15, 16 में जब भी पूछा गया हो, लेकिन पूछा गया है। और इसमें से उतना याद नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया, लेकिन इतना जितना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसमें हमने ये पाया है क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। तभी मैंने इस बुक को सिलेक्ट किया है आप सबों का कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए। उसके बाद देखिए, ये अच्छा तरीका से हम समझ गए। यहाँ पे देख लीजिए सीढ़ी टाइप का बना हुआ है। ठीक, उसके बाद है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में क्या था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मणकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी रहते थे। लिपिक किसको कहता है? लिखने वाले या मोहर बनाने वाले, जो मोहरों पर लिखते थे। शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो नहीं बच पाई, यानी कि अन्य चीज पर भी लिखते होंगे, लेकिन मुहर के अलावा और कोई भी चीज संज्ञान में नहीं आया। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये है वहां का, ये नालियां हो गया, ये कुआं हो गया। ठीक है, और ये क्या था? ये अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पे देखिए क्या है कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें नाला, ऊपर एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पा का एक मुहर है। ठीक है, तो इसको क्या है? ये एक मुहर टाइप का है जो अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका कि इसमें था क्या। उसके बाद ये खिलौने बने हुए हैं जिनसे बच्चे उस टाइम में खेलते होंगे। उसके बाद इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह खास लिपि में है। ठीक है, ये जो है चिन्ह खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये पकी हुई मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं। उसके बाद देखो कि नगर और नए शिल्प के बारे में समझो कि आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हो। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। यहाँ सबसे पहले आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक मिले हैं। तो मन के बाट और फलक क्या है समझिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था वहां भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर बांट के बनाते थे? तो देखो यहाँ पे कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से
कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। अब तकलियां समझ लो क्या होता है कि वो सूत काटने में काम आता है। अब इसको पढ़ो कि पत्थर के बाट को देखो, ये पत्थर का बाट है, ठीक है, ये पत्थर का बाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में मन के, ठीक है, मन में क्या, मध्य में माय में मन के, ये है मन के हो गया। पत्थरों से बनाए गए, पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए थे। इनके बीच एक छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य भाग में, ठीक है, पत्थर के धारदार फलक, नीचे से नई कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। ये देखो, कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया। इनकी खूबसूरत दाढ़ियां बताई गई होगी। लेकिन यानी कि पुराने जमाने के जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के बारे में वो अनुमान लगाते होंगे। उसके बाद है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब देखो कि पत्थर तराशना, अगर मान के चलो कि पत्थर तराशना हो, ये कलम बनाना हो, तो क्या कलम सभी बना लेंगे? नहीं। जब तक इनके लिए कोई खास कलाकारी नहीं हो पाएगी, आपके पास इस तरह खास प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तब तक आप पत्थर तराश नहीं पाइएगा। उसी तरह है, आप ही लोग उदाहरण में देख लीजिए कि आप लोग जब एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपने किस तरह का पढ़ाई किया है, तब क्या हो जाता है कि आपने कुछ तो स्पेशल किया होगा, तो वही चीज होता है। अब देखो कि पृष्ठ 26 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये जिसने भी मूर्ति बनाई होगी बहुत विशेष होगा। मूर्ति बनाने में कहीं ना कहीं आज के जमाने के बारे में उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि अभी इस तरह की दाढ़ी, मूछे, इस तरह का कढ़ाईदार वस्त्र अभी ट्रेंडिंग में चलता है। उसके बाद देखो कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब एक वैज्ञानिक है फेयंस। फेयंस क्या है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब देखो कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। फिर इनसे कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को नई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। समझ लिए। इसके बाद है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब जो है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात
ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि जितने तरह के हैं सबका आयात कहीं ना कहीं से किया जाता था। आयात मतलब लाया जाता था, निर्यात मतलब बेचा जाता है। तो हर चीज को बनाने के लिए सभी चीज उस सभ्यता में मौजूद नहीं थी, तो उन्हें क्या किया जाता था कि जो दूसरे जगह से लाया जाता था, तभी मिलाकर एक विशेष प्रकार का वस्त्र हो या फिर खिलौना हो या फिर ताम्रपत्र, कुछ भी हो, बनाया जाता था। अब है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो कि एक खिलौना है जो दूसरी एक और मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? तो ये चित्र देखने के बाद लगता है कि बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, या फिर हाथ गाड़ी के, इनको पकड़ के खींचा जाता होगा या फिर बैलों से बांधकर लाया जाता होगा, क्योंकि उस समय पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ थी। अब देखो कि नगरों में भी ये मुहर है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन के बारे में पढ़ो कि लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों में सिंचाई की जाती होगी। तो यह है उस टाइप का हल जो कि एक खिलौना के द्वारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रकार का, इस आकार का हल बनता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। ठीक है। अब हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। चारागाह मतलब जानवरों के चराने की जगह। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद देख लो कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण देखो कि कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थी, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटे वस्तुओं में पाए जाते हैं, इस प्रकार पे। अब गुजरात की खंभात की खाड़ी पे मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बने कि गुजरात की खंभात खाड़ी से मिलने वाली साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर कि ऐसे स्थान पर बसा था कि वहां पर क्या मिलता था, तो कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने की प्रक्रिया छाप मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो भंडारगृह से मिले हैं। भंडारगृह कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? तो लोथल में है। ठीक है। उसके बाद देखो
यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। तो इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार अच्छा से देख लेंगे आप लोग कि ये शायद इस ओर होके माल को उतारा चढ़ाया जाता होगा, ऊंचाई पर से चढ़ाया जाता होगा, उसके बाद यहाँ से लोग उतरते होंगे, ठीक है। यहाँ पर जहाज रुकते होंगे। उसके बाद है यहाँ पर आरंभिक यहाँ पर एक इमारत मिली है, यहाँ जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, ठीक है, अधबन मनके, आधा बने हुए मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ मिले हैं देख लो, ये लोथल में मिले हैं। लोथल कहाँ? गुजरात में मिले हैं। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके और मनके बनाने का उपकरण तो मिल गया, ठीक है, और तैयार मनके भी मिला। अब मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी के बारे में समझो कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नदी होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है, समझ गए? इस टाइप का होगा। उसके बाद सभ्यता के अंत का रहस्य देखो कि यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में बना, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ नहीं पता। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन और बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि 5 और 8 में है। उसके बाद देख लो, इसका क्वेश्चन है, इसमें सबसे उपयोगी शब्द क्या है? नगर उपयोगी है, नगर दुर्ग है, लिपिक है, मुहर है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषज्ञ है, कच्चा माल है, हल हो गया, सिंचाई हो गया। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जाम हम अभी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद देखो, निम्नलिखित को सुमेल करो। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान से सोना, कर्नाटक से टीन, अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर, गुजरात से। जो अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों का दूर हो जाएगा। उसके बाद देख लो कि सभ्यता की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने सबसे पहले 1921 में किया था। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके भौगोलिक स्थिति देख लो, यह एक ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित एक नगरीय सभ्यता थी, जहां सड़कें एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, यानी कि इस तरह के सड़कें बनती होगी, चौराहा। अब देख लो कि नगरों का विभाजन। हड़प्पा के नगर मुख्य रूप से 2 विभागों में थे। नगर दुर्ग जो ऊंचा और छोटा था, निचला नगर जो बड़ा जगह में था और निचले बड़ा जगह में भी था और नीचे की ओर था, नीचे की ओर था। अब महान स्नानागार देखो, यह मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसमें क्या है कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर
के ऊपर चारकोल की परतें बनाई गई थी। किसमें? महान स्नानागार में। इसने क्या हुआ था? विशेष व्यक्ति विशेष मौके पर आकर स्नान करते होंगे। उसके बाद देख लो अन्नागार किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, जबकि कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह समझ लो कि लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो भगवा नदी के किनारे स्थित था। कच्चा माल और आयात देख लो, हड़प्पा के लोग तांबा राजस्थान से और ओमान से मंगाया करते थे। टीन अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाया करते थे। सोना कर्नाटक से मंगाते थे। उसके बाद लिपि समझ लो कि इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लो कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले। हड़प्पा पूरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इनके बाद जो भी नगर मिले हैं उन्हें हड़प्पा की इमारतें बताई गई है। हड़प्पा की इमारतें बताई गई हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय होता है समाप्त। लेकिन इसका जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन था हमने बीच में कराया था, और आप लोग एक बार फिर से उनको रिवीजन कर लीजिए, जो कि एग्जाम के लिए आपका एक बेहतर कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। उसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ तक पिछले अध्याय का था। उसके बाद देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मोहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। एक कारण ये है, इनको आप लोग रिवीजन करेंगे। ये इसका आंसर में था डी, हमने लगा दिया, सभी होगा। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में मिलान करें। देख लीजिए कि मिलान के लिए जो है ये इन चीजों को देख लीजिए और इन चीजों को देख लीजिए, सेम है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ तांबा राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, बिल्कुल वही चीज पढ़े। उसके बाद देख लो कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। अटकलें यह था कि नदियों के सूखने का कारण हो सकता है, जंगलों का विनाश होने का कारण हो सकता है, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण हो सकता है, बाढ़ के कारण हो सकता है, या फिर शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण हो सकता है। तो इनमें से सभी अटकलें इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो मोहनजोदड़ो में है। अग्निकुंड कालीबंगन और लोथल में मिले हैं, ठीक है। हड़प्पाई नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी, तो वहां पर विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, योजनाबद्ध तरीके से नगर निर्माण मिले हैं, पकाए गए ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन डी सही है। अब इनाम गांव जो है ये सब अगले अध्याय का है। अब इन सबको हम अगले अध्याय में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं एक नई अध्याय के साथ। अध्याय होगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, तो मुख्य रूप से होगा किताबें और कब्रें, ठीक है। तो इन चीजों का करेंगे, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनका भी मटेरियल हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको कराएंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक चैप्टर ये भी नहीं है, तो आप लोग जिसके पास एनसीईआरटी होगा वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये एक बुक हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक बुक मंगा लीजिए, जो कि क्वेश्चन रिवीजन के लिए अच्छा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन हम डाल दिया करेंगे, ठीक। सबको जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।